वहीं दूसरी ओर बिहार में चुनाव का ऐलान अगले हफ्ते संभव है, लेकिन तारीखों के ऐलान से पहले सियासी जमीन पर रणनीति को सेट करने में हर सियासी दल के खिलाड़ी जुटे हुए हैं। ताजा खबर यहां ये कि बिहार के जिस शाहबाद इलाके में लोकसभा चुनाव में एनडीए को नुकसान झेलना पड़ा, उसे साधने के लिए एनडीए ने भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह को अपने खेमे में ले लिया है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद दावा तो यही किया जा रहा है कि शाहबाद इलाके में पवन सिंह के बागी होने का नुकसान उठाना पड़ा तो पवन सिंह को विधानसभा चुनाव में इसकी भरपाई कर देंगे। सवाल इतना ही नहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह भी बगावत का झंडा बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं, तो बीजेपी और आरके सिंह की जगह पर पवन सिंह को सेट करके बिहार का सीन बदलेंगे। वहीं दूसरी तरफ कानपुर से निकला आई लव मोहम्मद का मुद्दा बिहार तक पहुंच चुका है, जिसे लेकर हाजीपुर में भारी बवाल मचा हुआ है। बिहार के सियासी मैदान में आई लव मोहम्मद का मुद्दा सुनाई देने वाला है और इन सवालों पर आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप खास रिपोर्ट देखिए और इस रिपोर्ट का हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर बिहार के बदलते समीकरण को लेकर बात करें तो साफ तौर पर यहां कहा जा सकता है कि पवन सिंह की एंट्री जिस तरीके से अगर बिहार विधानसभा चुनाव में हुई तो जाहिर तौर पर जो बिहार के सियासी समीकरण हैं वो बदलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पवन सिंह जो है वो बिहार में एक बड़े वर्ग को साधते हुए नजर आएंगे और पवन सिंह के आने से जो है भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर एक बड़ी मजबूती जो है वो मिलती हुई नजर आएगी। इसी विषय पर आधारित आप एक खास रिपोर्ट देखिए। ऋतुराज सिन्हा भी थी। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे। ठीक है, जड़वा जो टाउन थाना अंतर्गत जगह है वहाँ पे एक जगह कुछ पोस्टर लगाया गया, विवादित पोस्टर, तो उसका सत्यापन किया गया। पोस्टर का सत्यापन हुआ और पोस्टर का जो लेखनी है उसको देखा गया है। उस लेखनी के अनुसार जो है हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। अभी तक एक व्यक्ति की गिरफ्तारी इसमें हुई है जिसको डिटेन किया गया है। किस मकसद से ये लगाया गया है वो भी हम लोग पता करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक जो मामला आया है उसमें कहीं ना कहीं अशांति फैलाने की बात आ रही थी कि समाज में जो सौहार्द है उसको बिगाड़ने का प्रयास किया गया, तो हम लोग जो है इसमें कठोर कार्रवाई भी करेंगे। 8 अक्टूबर को बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है और इन तारीखों के ऐलान से पहले
बीजेपी या यूं कहिए कि चुनाव रणनीति को लेकर एनडीए गुनागणित सेट करने में जुटी हुई है। सियासी दांव का फॉर्मूला बनाया जा रहा है, रूठे और मजबूत वोट बैंक चेहरे को लाया जा रहा है। पवन सिंह वही नाम है, तो दूसरी तरफ सियासी जमीन पर बीजेपी के आई लव मोहम्मद जैसे मुद्दे मिल रहे हैं, जिसे भुनाने में वो पीछे नहीं हट रही। तो क्या बिहार चुनाव में एनडीए के पास बढ़त के डबल डोज मौजूद हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने ये खास रिपोर्ट देखी और इसी के साथ साथ अब हमने इसी विषय को लेकर कुछ सर्वे किया। उस सर्वे के क्या कुछ आंकड़े निकलकर सामने आए वो भी आपको बताएंगे। और हमने सबसे पहला जो सर्वे किया और सर्वे में जो सवाल पूछा वो सवाल कुछ इस तरीके से कि क्या बिहार चुनाव से पहले पवन सिंह की घर वापसी से एनडीए को फायदा होगा। ये हमारे सर्वे का पहला सवाल था और अब इसके आंकड़े हाँ नहीं कह नहीं सकते ये हमने पूछा ऑप्शन के तौर पर और इसके आंकड़े इस तरीके से निकलकर सामने आए। 64% लोगों ने हाँ कहा, 34% लोगों ने ना कहा और 2% लोगों ने कहा कि इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता, यानी कि थोड़े कंफ्यूज ये लोग नजर आए हैं। सर्वे में दूसरा सवाल हमने पूछा, क्या पवन सिंह शाहबाद इलाके में जीत का फैक्टर बन सकते हैं। इस पर भी हमने 3 ऑप्शन रखे, हाँ नहीं और कह नहीं सकते। और अब इसके आंकड़े 61% बड़ा वर्ग ये मानता है कि जीत का फैक्टर पवन सिंह बन सकते हैं। 34% लोगों ने कहा कि नहीं बन सकते, 34% लोगों ने इनकार किया। 5% लोगों ने कहा कि इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ये आंकड़े जिस तरीके से निकलकर सामने आए साफ तौर पर बताते हैं कि पवन सिंह के आने से फायदा होगा। तीसरा सवाल हमने पूछा, पूर्व मंत्री आरके सिंह की बगावत की भरपाई पवन सिंह कर पाएंगे। इस पे ये 3 ऑप्शन हमने रखे, हाँ नहीं कह नहीं सकते। और अब बात आंकड़ों को लेकर, आंकड़े निकलकर सामने आए जिसपे 46% लोगों ने कहा कि हाँ, यानी कि पवन सिंह वो भरपाई कर सकते हैं। 36% लोगों ने कहा कि नहीं कर सकते और 18% लोगों ने कहा कि इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो यहां पर कह सकते हैं कि एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि पवन सिंह जो है इसे भर सकते हैं, इसकी भरपाई कर सकते हैं, यानी कि सीधे तौर पर एनडीए को एक बड़ा फायदा पवन सिंह के आने से होता हुआ नजर आएगा। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय सबसे पहले मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राहुल आनंद जी जुड़े हैं, हमारे साथ प्रवक्ता आरजेडी से डॉक्टर राजकुमार राजन जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। इस चर्चा की शुरुआत राहुल जी सबसे पहले मैं आपसे करूंगा। राहुल जी, जिस तरीके से लगातार अब ये खबरें जोर पकड़ती नजर आ रही हैं कि पवन सिंह अब एनडीए में वापस आ सकते हैं, बीजेपी में उनकी वापसी हो सकती है, क्या राहुल जी आप ये मानते हैं कि पवन सिंह के आने से भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा फायदा होगा बिहार चुनाव में? क्योंकि पवन सिंह के आने से ना केवल एक जाति वर्ग को आप लोग साध पाएंगे बल्कि बिहार की एक बड़ी जनता को साध पाएंगे। अभिषेक जी, जाहिर तौर पे ये बड़े विश्वास के साथ मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जी की यह दोस्ती सामाजिक समरसता और बिहार के विकास की राजनीति का एक नया संदेश और नए अध्याय को जोड़ती है। यह समाज में सभी वर्ग, सभी समुदाय से मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो पहचान है, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान और सबका प्रयास, उसके संकल्प को आगे बढ़ाएंगे। इसमें कहीं कोई दोमत नहीं है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। यह दोस्ती अगर बात करें तो यह संकेत देती है कि बिहार की जनता अब जाति और तुष्टीकरण की राजनीति से दूर हट चुकी है और बिहार के विकास की जो एक मजबूत नींव खड़ी की गई थी उस नींव को मील का पत्थर साबित करेगी। ये आने वाले भविष्य में साबित हो जाएगा। और जैसा कि आपने दिखाया भी अपने सर्वे के माध्यम से, आपका जो भी सैंपल साइज रहा हो उसके माध्यम से जो भी आपने दिखाया, उससे भी यह स्पष्ट हो रहा है कि मैं जो बातें कह रहा हूं वो सिर्फ कहने की बातें नहीं है, वो वास्तविकता नजर आ रही है आपके चैनल के माध्यम से। और यही पहचान है और यही सही समय है जिसको जनता का इंतजार है। और मैं आपको कुछ बिंदुओं में अगर बताऊं तो यह भी कहना लाजमी और यकीनन बहुत लाभकारी होगा कि हमारा जो सामाजिक समीकरण की जो हम बात करते हैं, यानी कि जब मैंने कहा कि सबका साथ, सबका सम्मान और सबका विश्वास और सबका प्रयास कहा, तो विभिन्न समाज और वर्ग अब बीजेपी की नीतियों के साथ आ रहे हैं। यह एक कड़ा संदेश है विपक्ष के लोगों के लिए। भाजपा अक्सर इस चीजों को कहते रही है और नरेंद्र मोदी जी ने तो कई बार सार्वजनिक मंच से इस बात को कहा है कि समरस समाज और विकासी हमारी मुख्य रूप से पहचान है। विपक्ष को जो बेचैनी हो रही है उसके पीछे का तात्पर्य यही है कि विपक्ष की जो राजनीति है वो परिवारवाद राजनीति करता है, साथ ही उनको विकास और राष्ट्रीयता के मुद्दे से कोई पहचान नहीं होता है। इसका एक झलक आपने देख लिया होगा कि आपने जो एक चर्चा शुरुआत की और अभी जो
आई लव मोहम्मद की भी आपने जो बातें की, जी। उसको कहीं ना कहीं अगर पलट कर देखा जाए तो तेजस्वी यादव जी मुखर तो होते हैं कुछ मामले पे पाकिस्तान की बातों को लेकर, लेकिन भारतीय टीम को अच्छे से बधाई भी नहीं दे पाते हैं। तो इसका मतलब साफ साफ यही है कि उनके मन की जो शंका है वो बिल्कुल अस्पष्ट है, क्योंकि उनकी राजनीति जिस पर टिकी है वो बिल्कुल अस्पष्ट नजर आ रही है। उनका बिल्कुल। समीकरण ही है मतलब वो राहुल जी, समीकरण जिसके ऊपर उनकी जिस राजनीति तरीके से आपने आधारित है। कहा कि पवन सिंह के आने से निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता नजर आएगा। डॉक्टर राजकुमार राजन जी मेरे साथ जुड़े हैं, उनका भी रुख करूंगा मैं। राजकुमार जी, क्या यहां पर ये माना जाए कि आरजेडी के समीकरण जो है वो बिगड़ते नजर आएंगे पवन सिंह के बीजेपी में जाने की वजह से? क्योंकि पवन सिंह जाहिर तौर पर अगर पूर्वांचल को लेकर बात करें, बिहार को लेकर बात करें, वहां की जनता पर एक खासा प्रभाव डालते हुए नजर आते हैं, रोल मॉडल है वहां के लोगों के लिए, सुपरस्टार है वहां के लोगों के लिए। अभिषेक जी, देखिए, बिहार की धरती राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक है। जी। बिहार के मुद्दे पर यह वोट और चुनाव होने जा रहा है। कोई कहीं से बाहर से आ जाए, कोई बहुत बड़ा स्टार हो सकता है, वो अपने जी। फील्ड में स्टार हो सकता है, जी। लेकिन बिहार की आम जनता जो है जिन समस्याओं से जूझ रही है 20 सालों से, वह समस्या उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और उन समस्याओं का समाधान जो पार्टियां करेंगी, जिस तरह के बिहार को 20 सालों में जिस तरह से गड्ढा किया गया है, 20 सालों से 11 साल से डबल इंजन की सरकार है, और इन दोनों जो सामंजस्य है सरकार की, वह बिहार का शोषण जिस तरह से किया गया है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, पलायन रुक नहीं रहा है। जो नीति आयोग की रिपोर्ट है, आप देखिए, बिहार सबसे गरीब राज्य है। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है माननीय प्रधानमंत्री जी होते हैं। उसमें आप देखिए कुपोषण के राज्यों के लिस्ट में सबसे अंतिम पैदान पर बिहार है। मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट में बाहर है। एजुकेशन, शिक्षा ड्रॉप आउट है। तो कोई भी बाहर से आ जाएगा और जी। बिहार की जनता उसके उस लोकप्रियता के आधार पर उसको वोट कर देगा, और वो उसके उस लोकप्रियता में उसके आधार पर अनुकरण कर लेगा। यह मुश्किल है, यह नहीं होने वाला है। बिहार का चुनाव मुद्दे पर होने जा रहा है। मुद्दा है बेरोजगारी, गरीबी, मुद्दा है पलायन, मुद्दा है कि स्वास्थ्य की समस्या जो बिहार की है। एक भी अस्पताल ऐसे नहीं है जिस अस्पताल में सुचारू ढंग से सारी सुविधाएं हैं, जी। जी। और हॉस्पिटलाइज होते हैं, उसकी अच्छे से इलाज होता है। जी। आप देखिए, बिहार में जो एजुकेशन पर जो बेरोजगार है वो रोड पर रहते हैं, उसको बिल्कुल डॉक्टर जी, जिस तरीके से डॉक्टर साहब जिस तरीके से आपने बात की है कि पवन सिंह के आने से कोई बड़ा फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा, इस विषय को और हम आगे बढ़ाएंगे, चर्चा करेंगे इस पर, लेकिन मैं आप दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप दोनों बने रहे हमारे साथ। हमने अपने इस खास कार्यक्रम में 2 सर्वे और किए थे, और उस सर्वे में हमने कुछ सवाल पूछे थे। उस सवाल के आंकड़े किस तरीके से निकलकर सामने आए वो अपने दर्शकों तक हम पहुंचा देते हैं। सवाल नंबर 4 हमने पूछा कि आई लव मोहम्मद को लेकर हाजीपुर में बवाल हुआ, क्या चुनाव में यह मुद्दा बनेगा? ये हमारा सर्वे का चौथा सवाल था। हाँ, नहीं, कह नहीं सकते, 3 ऑप्शन में हमने इसको लेकर रखे, और इस पर ये बड़ा तबका, बड़ा वर्ग मानता नजर आया हाँ कि चुनावी मुद्दा बनेगा। 39% लोगों ने कहा नहीं, 16% लोगों ने कहा कि इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो कुछ इस तरीके से ये आंकड़े निकलकर सामने आए। और अब बात हम करेंगे सर्वे में पूछे गए सवाल नंबर 5 की कि क्या आई लव मोहम्मद का मुद्दा महागठबंधन के लिए मुश्किलें बढ़ाएगा? तो ये सवाल नंबर 5, इसके 3 ऑप्शन हाँ, नहीं, कह नहीं सकते, और इसके आंकड़े कुछ इस तरीके से अब आपके स्क्रीन पर। 55% लोगों ने कहा कि हाँ ये मुश्किलें बढ़ाएगा। तो आप खुद देखिए, 55% ये आंकड़ा निकलकर सामने आया। नहीं कहा 29% लोगों ने, और 16% लोगों ने कहा कि इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता। यानी कि 16% लोग वो थे जो थोड़े कंफ्यूज नजर आए इस पूरे मामले पर। और दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल जी का रुख सबसे पहले करूंगा मैं। राहुल जी, बात यहां पर सबसे पहले यही कि जिस तरीके से अगर बात आई लव मोहम्मद को लेकर करें, ये विवाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के कानपुर से उठा, अब देश के अलग अलग शहरों, अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहा है। क्या राहुल जी आपको लगता है कि ये विषय जो है बिहार में जो ज्वलंत राजनीति इस वक्त देखने को मिल रही है, उसमें भी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है? निश्चित तौर पे ये बिल्कुल आपको मैं यकीन के साथ बता दूं कि हमारे देश में हर किसी को अपने धर्म और आस्था से प्रेम करने का पूरा अधिकार है। आई लव मोहम्मद कहना किसी की व्यक्तिगत आस्था का विषय हो सकता है, लेकिन इसको एक राजनीतिक रूप देना और इसको ये कहना कि आई लव मोहम्मद का इस्तेमाल कर कर एक राजनीतिक द्वेष को फैलाना और समाज के अंदर एक संदेश देना,
कि जो विपक्ष की जो राजनीति है वो इसी पे आधारित है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आपके सर्वे से भी ये पता चल रहा है कि ये क्या होने वाला है और ये कैसा होगा। जिसने आई लव मोहम्मद का एजेंडा उठाया था, यानी कि जिस नेता जो मुस्लिम नेता बनने का प्रयास कर रहे थे 2017 के बाद, जी। क्योंकि उनके ऊपर कोई आंच नहीं उठी थी, उनको दिखा दिया गया। वो इतना बड़ा डरपोक निकला कि वो अपने दोस्त के घर जाके छुपा था। जब वहां पे घटना घट गई और पुलिस ने चार्ज कर सबको मार कर लिटा दिया और एक कड़ा संदेश दिया कि बाबा की बुलडोजर तैयार है, बाबा की बुलडोजर तैयार है। अगर आपने किसी भी तरह से हमारे प्रदेश के अंदर किसी भी तरह से अराजकता फैलाने की कोशिश की तो हम छोड़ेंगे नहीं और हम समझेंगे भी नहीं कि वो क्या होने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने यह भी स्पष्ट कर दिया, जो वैशाली के अंदर जो चीजों को देखा गया और देखने को जो समझ में आ रहा था। और आपको मैं बता दूं कि जो हमारे विपक्ष की जो बातें हैं और विपक्ष की जो विचारधारा है वो मुस्लिम समीकरण पर ही आधारित है। मैंने पहले भी कहा था कि उनको पाकिस्तान के एजेंट बनने में ज्यादा फायदा नजर आता है, क्योंकि उनको लगता है कि पाकिस्तानी एजेंट अगर हम रहेंगे तो हमें चुनाव में इसकी बढ़त होगी। लेकिन शायद वो भूल रहे हैं कि ये देश सामाजिक समरसता का परिचय रखता है। और मैं आपको एक सबसे अच्छी बात बता दूं कि ये लोग अशांत करने का प्रयास हमारे देश को निश्चित रूप से कर रहे हैं। इनके पूर्व के मंत्रियों का बयान उठाकर देख लीजिए, वो बिहार हो या पूरे देश के अंदर, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, इससे वो हमेशा जनजेड को भड़काने का प्रयास तो जी, विपक्ष के जी। प्रतिपक्ष के नेता ही कर रहे थे। और जनजेड ने इस चीज को दिखा दिया कि उनकी भावना किसकी तरफ है। जब एबीवीपी का चुनाव हुआ जी। था उस समय जब कांग्रेस की हार हुई थी, तो इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि जनजेड का जो विचारधारा है वो राष्ट्रवादी के साथ है। जनजेड अब विकास के साथ है। जनजेड अब बेकार के मुद्दों जी। के साथ और बेकार के नेताओं के साथ नहीं खड़ा है। लेकिन ये सारे मुद्दे ये लगातार इसलिए उठाते रहते हैं क्योंकि इनकी जो ठीक राजनीति है। की जो शैली है मतलब वो राहुल जी, मुस्लिम लेकिन इस बीच आपने एक बड़ी बात कही है कि आइलम मोहम्मद का मुद्दा जो है वो बिहार चुनाव को इंपैक्ट करता हुआ नजर आएगा। डॉक्टर राजकुमार जी, मैं आपका रुख करूंगा। अगर बात महागठबंधन को लेकर करें तो ये कहा जाता है कि महागठबंधन पीडीए का फॉर्मूला लेकर चलती है। तो ऐसे में क्या डॉक्टर राजकुमार जी, अगर आइलम मोहम्मद का जो मुद्दा है वो बिहार चुनाव में उठता नजर आएगा तो इसका इंपैक्ट आरजेडी के ऊपर भी पड़ेगा? अभिषेक जी देखिए, ये जो बात कर रहे हैं कि वोटों की ध्रुवीकरण का, ये इनको तो यह सांप्रदायिक दंगे, उन्माद और तमाम तरह के यह जो विसंगतियां हैं समाज में फैले, हिंदू मुस्लिम के बीच जो वैमनस्य है फैले, इससे इनको वोटों का ध्रुवीकरण होता है तो लाभ होता है। ये तो करवाते हैं ये सब चीज। ये भूल जाते हैं कि आप जो है जिन्ना के मजार पर गए और उनको धर्मनिरपेक्ष नेता घोषित किए थे, वहां जाके जो है भोजन किए आपने, उनके बर्थडे में शामिल हुए थे। ये भूल जाते हैं। अरे मैच आप करा रहे हैं, इसका तात्पर्य है कि आप डरे हुए हैं। आप में इतना साहस नहीं है कि अभी भारत पाक का युद्ध हुआ और उस युद्ध के बाद अब भारत पाक से मैच खेलने के लिए विवश हो जाते हैं। दरअसल ये देखिए, मुद्दे से भटकाने के लिए एक ऐसे विषय को चयन करके लाते हैं जो आम जनता, बिहार की जनता जो मुद्दे पर राजनीति हो रही है, मुद्दे पर जो बिहार का चुनाव होने जा रहा है, वो मुद्दे से कैसे भटक जाए और सांप्रदायिक दंगे और तमाम तरह के इस उन्माद को फैलाने का एक षड्यंत्र किया जा रहा है। आइलम मोहम्मद अगर कानपुर में हुआ तो उसके जिम्मेदार कौन है? वहां के प्रशासन है, सरकार है, वहां की आईबी है। जो आइलम मोहम्मद हुआ और उसके पीछे का जो उन्माद हुआ उसको ठीक से प्रशासनिक व्यवस्था में ठीक नहीं किया गया और धीरे धीरे वो उन्माद पकड़ते जा रहा है। इसमें बीजेपी एक सहयोगी भूमिका में है। वह जानती है कि इस तरह से कार्य करने से अगर वोटों का ध्रुवीकरण होगा तो उस ध्रुवीकरण में उसको वोटों की राजनीति में लाभ मिलता है, इसलिए करवाते हैं। लेकिन बिहार की जनता समझदार है। बिहार की जनता मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे इस बार। बिहार की जनता उस मुद्दे को हट नहीं सकता, उस मुद्दे से जो उनके दिन रात के दिनचर्या में जुड़ा हुआ है। उन्हीं मुद्दों में उसको रोजी रोटी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, एजुकेशन की समस्या है, आए दिन भ्रष्टाचार की समस्या है। छोटे छोटे पदाधिकारी से लेकर बड़े बड़े पुल गिर रहे हैं, इंजीनियरों के घर में लाखों करोड़ों रुपया मिल रहे हैं, नोटों को जलाया जा रहा है जी। ये तमाम तरह के मुद्दे हैं। ये कितना भी अपनी षड्यंत्रकारी रणनीति अपना ले, लेकिन बिहार की जनता इस बार मूल रूप से बिहार की जो समस्या है, बिहार में जो 73% विभाग जो बाढ़ में डूबा रहता है, उसको जो 20 सालों तक ये उन बाढ़ों से उन्मूलित करने के लिए आज तक कुछ नहीं कर पाए। बिहार की जनता उस पर कंसंट्रेट है कि आप एजुकेशन किस तरह का दे रहे हैं। एक भी उद्योग नहीं खोला आपने चीनी मिल का जो बार बार प्रधारणा देते हैं कि आप जो है उसको चीनी मिल को शुरू करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए।
ये तमाम तरह के मुद्दे हैं। ये बुनियादी तौर पर यह जो 10-10 हजार रुपया दे के चाहते हैं कि महिलाओं के वोट खरीद लेंगे, तो महिला जी। वहां की जागरूक है, वो जानती है कि उसके वोट का क्या महत्व है। बाबा शिव ने वोट का अधिकार इसलिए दिया था कि गरीबों का राज रहेगा, जनता की बात सुनी जाएगी। वो अप्रोच ढंग से 10,000 रुपया देकर आप चाहते हैं कि महिलाओं का वोट खरीद ले, यह असंभव है। बिहार की जनता पूरी तरह से जागरूक है और उस जागरूक जनता जी। यह जानती है कि उसको एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जिस नेतृत्व के माध्यम से उसका भाग्य बदलेगा, जी। उसके जीवन की दिनचर्या बदले, बेरोजगारी जी। खत्म होगी, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा। और वह एकमात्र लीडर है माननीय तेजस्वी जी जो यह सब कर सकते हैं, जो जनताओं के बीच रहते हैं दिन रात। इसलिए बिहार का चुनाव इधर से उधर नहीं हो सकता है। सांप्रदायिक दंगे उन्माद की बात जी। अगर ये करेंगे कि बटोगे तो कटोगे, तमाम तरह के इस तरह की भाषा का अगर प्रयोग करेंगे तो जनता छोड़ने वाली नहीं है। जनता अपने मुद्दे से भटकेगी नहीं। जनता का सरोकार उनके मुद्दे पर है, स्वास्थ्य शिक्षा समस्या पर है, ठीक है। सिंचाई पर है, तमाम तरह के इन जी। मुद्दे को पर कंसंट्रेट है बिहार जी। की जनता। वह हट नहीं बिल्कुल सकती बिल्कुल इस बार। राजकुमार जी, अब ये देखने वाली कितना बात भी यहाँ पर ये षड्यंत्र होगी, जनता किन के मुद्दों को हाथों हाथ लेती है। क्या एनडीए के जो वादे हैं, दावे हैं, या फिर महागठबंधन जो दावे करते नजर आ रहा है, नई सरकार को लेकर दावे करते नजर आ रहा है, उन्हें जनता हाथों हाथ लेती है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए भी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।